हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटी में जो भी GS2 का पूरा सिलेबस उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और GS2 के अलावा जो भी जितना पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल होगा उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये भी जो भी पूरी हम लोग की क्लासेस होंगी वो IAS व PCS को देखते हुए हम लोग पूरी क्लासेस करवाएंगे और जो भी GS2 का सिलेबस होगा और पॉलिटिकल साइंस का जो भी ऑप्शनल का पूरा सिलेबस होगा उसे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हम लोग की क्लासेस होंगी पूरा IAS व PCS की मुख्य परीक्षा को देखते हुए हम लोग सारी क्लासेस करेंगे। तो गाइस, आज हम लोग देख लेते हैं GS2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और GS2 के अलावा जो भी पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल होगा उसमें हम लोग क्या क्या पूरा कवर करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग GS2 में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो भी मेंस का पेपर होता है उसमें GS1 2 3 4 4 पेपर होते हैं। तो GS2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। GS2 के अलावा जो भी जिसका ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उस ऑप्शनल को भी हम लोग यूट्यूब पे पूरा सिलेबस उसका कवर करेंगे। तो जो भी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो अगले वर्ष के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके लिए आप लोग को बस हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस, देख लेते हैं हम लोग GS2 में क्या क्या पढ़ेंगे और GS2 के अलावा जो भी पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये आज आपकी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और आगे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। मेंस परीक्षा को देखते हुए हम लोग की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो GS2 में हम लोग पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे। पॉलिटी हो गई और इसके अलावा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे। IR को इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हिंदी में कहते हैं। और जो हम लोग की क्लासेस होंगी पूरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होंगी। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज को यूज करेंगे तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो IR पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे प्लस IR पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो GS2 में हम लोग ये दो सेक्शन कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी प्लस मेंस के हिसाब से भी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो GS2 के अलावा हम लोग ऑप्शनल को कवर करेंगे। ऑप्शनल में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ऑप्शनल में हम लोग राजनीति विज्ञान का पूरा सिलेबस, राजनीति विज्ञान का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो ये इसके बाद क्योंकि राजनीति विज्ञान में ये सब चीजें शामिल ये भी सब उनके सिलेबस में शामिल है राजनीति विज्ञान में। तो एक बार हम लोग जब GS का पूरा सिलेबस हो जाएगा तो जो भी बचा हुआ पार्ट होगा वो राजनीति विज्ञान के ऑप्शन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो राजनीति विज्ञान में क्योंकि IR भी शामिल है, पॉलिटी भी शामिल है, तो एक बार आप लोग का GS के साथ साथ ऑप्शनल का भी आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए राजनीति विज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि इसका GS भी, राजनीति विज्ञान GS को भी कवर करता है और ऑप्शनल तो इनका है ही। तो जिनका ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनके लिए GS2 भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। GS2 के साथ साथ ऑप्शनल हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो GS पॉलिटी, आज हम लोग पॉलिटी का थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जितना एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, जितना भी मुख्य परीक्षा पे पूछा जा सकता है उन सबको एक 360 एंगल से पूरा कवर करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरा मुख्य परीक्षा को देखते हुए चल रहे हैं तो एक एक जो भी हम लोग शब्दों का प्रयोग करें उसको आप लोगों को क्लैरिटी से समझना है, क्योंकि तभी आप लोग मुख्य परीक्षा के आंसर लिख पाएंगे। नहीं तो जैसे भी UPSC शब्दों का इधर उधर करेगा तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाती है आंसर को लिखने में। तो एक एक शब्दों पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एक शब्द का क्या क्या मतलब है हम लोग। और जो भी हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करें तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर एक आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आप लोग को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं हम लोग आज GS2 का हम लोग आज बेसिक शुरुआत कर लेंगे। पॉलिटी से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक सा हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज एक
एक देख लेते हैं हम लोग पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे सबसे पहले पढ़ेंगे, और जो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उसे हम लोग धीरे धीरे बाद में कवर करते चलेंगे। तो पॉलिटी में देख लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से पहले पढ़ने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक संसदीय शासन पढ़ेंगे पॉलिटी का। पहला संसदीय शासन पढ़ेंगे, संसदीय शासन। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघीय शासन। एक प्रोफेशनल अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे, संघीय शासन। जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे और उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आप लोग का उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका जो भी उस क्वेश्चन का आंसर है उसे आप लोग लिखने में समर्थ हों। ये संघीय शासन हो गया, संसदीय शासन हो गया। तीसरा हो गया न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों, इसलिए इन तीनों टॉपिक को हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, न्यायपालिका। चौथा कौन सा हो गया, पंचायत। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा पांचवा नगर पालिका। तो ये हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक रहेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद जितने बचे हुए टॉपिक है हम लोग उसको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए पॉलिटी के। तो ये सबसे पहले हम लोग इसे कवर करेंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के हिसाब से आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS2 में भी पूछे जाते हैं, GS2 में पूछे जाते हैं, और ऑप्शनल में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिनका ऑप्शनल है जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं। इसी के हिसाब से आपको पॉइंट वाइज नोट्स भी बनाने हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी में शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा संविधान के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा संविधान का जो बेसिक होगा, तो उसके बाद हम लोग को एडवांस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख लेते हैं संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? तो एक संविधान क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी निजी कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, और कोई राजनीतिक दल ले लेते हैं, जैसे कांग्रेस ले लेते हैं, बीजेपी ले लेते हैं। तो हर एक संस्था का एक अपना संविधान होता है। तो लेकिन हर एक संस्था का अपना संविधान तो होता है, लेकिन एक भारत देश का संविधान होता है, वो सभी संस्थाओं के संविधान से सर्वोच्च होता है। और जितनी भी अन्य संस्थाएं होती है, उन सभी संस्थाओं को हमारे देश के संविधान के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। तो देख लेते हैं, इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं क्या है जी। संविधान क्या है? नियमों एवं प्रावधानों का, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। संविधान क्या है? नियमों एवं प्रावधानों का दस्तावेज है। संविधान क्या है? नियमों एवं प्रावधानों का दस्तावेज है। तो संविधान में क्या होते हैं? थोड़े से नियम होंगे, थोड़े से प्रावधान होंगे, जिसके अनुसार हमारे देश को चलाया जाएगा। तो ये संविधान की एक बेसिक सी, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन हो गई। इसे एक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए टाटा कंपनी है, ये इन्फोसिस हो गई, नारायण मूर्ति जी की ये कंपनी है, और ये टाटा हो गए, रतन टाटा, और ये एक हो गई हमारे कांग्रेस की पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी हो गई, और ये हो गई बीजेपी। तो इन्फोसिस का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, टाटा का भी एक संविधान होगा, इन्फोसिस का भी होगा। एक जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका भी एक संविधान होता है। इन्हीं संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस पार्टी को चलाया जाता है। बीजेपी का भी एक संविधान होगा। लेकिन जो हमारे देश का संविधान होगा, वो सभी जितने भी निजी संस्थाओं के संविधान है उनसे सर्वोच्च होगा। चाहे वो टाटा का संविधान हो, चाहे वो इन्फोसिस का संविधान हो, चाहे कांग्रेस का संविधान हो, चाहे बीजेपी का संविधान हो। लेकिन भारत का जो संविधान है,
जो भारत का संविधान है वो अन्य सभी संविधानों से, जो भारत का संविधान है वो अन्य सभी संविधानों से सर्वोच्च होगा। चाहे वो टाटा का संविधान हो, चाहे वो इंफोसिस का संविधान हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के संविधान से ऊपर किसका संविधान होगा? भारत का संविधान उससे ऊपर होगा। तो आप लोग को एक तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि संविधान क्या होता है और संविधान के नियमों, जो संविधान में नियम एवं प्रावधान होते हैं, उन सभी नियमों एवं प्रावधानों का सभी को पालन करना पड़ता है। और आप लोग जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी ये मौलिक कर्तव्यों में भी इसका उल्लेख है कि सभी जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को भारत के संविधान का पालन करना उनका एक कर्तव्य है। तो इसको आप लोग जब मौलिक कर्तव्य में पढ़ेंगे तो उसको वहां से भी हम लोग रिलेट करेंगे। तो आपको ऐसे ही अप्रोच रखनी है कि आपको इंटीग्रेट करना है कि अगर आप संविधान यहाँ पढ़ रहे हैं तो संविधान का उल्लेख कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो आपको एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है कि आपको बस ये नहीं रख लेना है कि संविधान क्या होता है, अब आपको देखना है कि इसका संविधान का अगर संविधान का पालन करना है तो उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। ये मौलिक कर्तव्यों में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको एक बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि संविधान क्या होता है, संविधान को आपको समझना भी है। संविधान में जो भी आपके संविधान में जानकारी है उसका कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है तो उसको भी हमें समझना है। सिर्फ हम लोग को रट्टा नहीं मारना है कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, हम लोग को एक समझना भी है। पूरा डिटेल में एक हम लोग को समझने वाले अप्रोच हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लोग जाके मेंस के आंसर लिख पाएंगे। तो आप लोग इसे एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हमारे देश का संविधान सभी अन्य संविधानों से सर्वोच्च होगा। तो आप लोग इसे डायग्राम बना के एक बार नोट कर लीजिए तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इधर इंफोसिस का भी संविधान होता है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो संविधान के बाद हम लोग आते हैं भाग क्या होता है। संविधान के बाद भाग देख लेते हैं। भाग के बाद अनुसूचियां देखेंगे हम लोग। भाग क्या होते हैं? जो संविधान में एक ही प्रकार के प्रावधान को एक ही प्रकार के प्रावधानों को एक ही प्रकार के प्रावधानों के भाग में रख दिया जाता है, एक भाग में रखा जाता है। जो भी एक प्रकार के प्रावधान होंगे उन्हें एक भाग में रख दिया जाएगा। जैसे मूल अधिकारों से संबंधित, जैसे मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को कहां पे उल्लेख है इनका उल्लेख भाग 3 में इनका उल्लेख है। भाग 3 में इनका उल्लेख है। जैसे अभी हम लोग ने मौलिक कर्तव्यों की बात की तो मौलिक कर्तव्यों का कहां पे उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 का में है। भाग 4 का में तो भाग में क्या होता है, एक जो भी संविधान में एक ही प्रकार के प्रावधान होते हैं उन्हें एक भाग में रख दिया जाता है। जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को भाग 3 में रखा गया है और जो भी जैसे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भाग 4A में रखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां पे रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को एक ही प्रकार के प्रावधानों को एक भाग में रख दिया जाता है। मौलिक कर्तव्यों वाले भाग में कितने कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 कर्तव्यों का उल्लेख है। जितने भी एक प्रकार के प्रावधान है उन्हें एक भाग में रख दिया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ पे? भाग 4A में। और जो डीपीएसपी
जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4 में है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं उसे अपने नोट्स में भी आप लोग लिखते चले, जिससे आप लोग को एग्जाम के समय रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेन दिक्कत आती है याद करने में, और उसको रिवाइज कैसे किया जाए, और उसका कोई याद करने के कैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे हम लोग जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सके। तो आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जिसे आप लोग की अपनी भाषा में होना चाहिए, जिससे आप लोग उसको जल्दी से क्विक रिवीजन कर सके। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जितना भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट उसे वैसे ही अपने नोट्स में नोट्स बनाते चले, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। और आप लोग को बस एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करनी है, और उसके अलावा हम लोग के लेक्चर्स को फॉलो करिए। स्टैंडर्ड बुक प्लस हम लोग के लेक्चर, और उसके अलावा आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा आपको कोई भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। याद करने से अच्छा है कि हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप लोग मेंस का आंसर लिख पाएंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग अनुसूचियां जान लेते हैं। अनुसूचियां क्या होती हैं? अनुसूचियां क्या होती है? इसके बाद हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियां क्या होती है? इससे पहले हम लोग आर्टिकल को जान लेते हैं। आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर आप लोगों ने कभी पॉलिटी को पढ़ा होगा तो पहला आर्टिकल आप लोगों को याद होगा कि भारत राज्यों का यूनियन है। आपको इसकी संघ की जगह यूनियन आप लोग को लिखना है, यूनियन है। तो यदि आर्टिकल फर्स्ट में सारे राज्यों का उल्लेख करेंगे तो आर्टिकल फर्स्ट आप लोग 28 राज्यों का आप लोग को उल्लेख करना पड़ेगा आर्टिकल फर्स्ट में। तो आर्टिकल फर्स्ट जैसे अगर सारे राज्यों का उल्लेख करेंगे इस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इस आर्टिकल को बड़ा होने ना दें, तो इसके क्या है, आर्टिकल को विस्तार करने के लिए क्या किया गया है, संविधान में अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं, जिससे ये आर्टिकल इतना बड़ा ना हो, उस आर्टिकल को वो आर्टिकल छोटा बना रहे। तो उसके लिए क्या संविधान में प्रावधान किया गया कि संविधान में अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। इस आर्टिकल के विस्तार के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया कि अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। जैसे आर्टिकल फर्स्ट में अगर सारे राज्यों का उल्लेख करेंगे तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, सारे 28 राज्यों का उल्लेख करना पड़ेगा, तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए संविधान में क्या अनुसूचियां जोड़ दी गई, और इन अनुसूचियों में सारे राज्यों का उल्लेख कर दिया गया। जितने भी 28 राज्य हैं प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इन सबका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, अनुसूची फर्स्ट में सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कर दिया गया है। तो अनुसूचियां होती किस लिए, इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अनुसूचियां होती है कि आर्टिकल का विस्तार करने के लिए संविधान में अनुसूचियां जोड़ी जाती हैं। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। तो आर्टिकल फर्स्ट में कौन सी अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है, इसको हम लोग अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, अनुसूची फर्स्ट में क्या विवरण है, अनुसूची फर्स्ट में सभी राज्य हैं प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची 4 में क्या है, इसी प्रकार से अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए जितने भी स्थान राज्यों को आवंटित किए जाते हैं उन सबका विवरण कहां पे मिलता है, अनुसूची 4 में। तो
तो इस तरह से अनुसूचियां होती किस लिए, आर्टिकल के विस्तार करने के लिए संविधान में अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल अनुसूची फर्स्ट में क्या है, अनुसूची फर्स्ट में सभी राज्यों का, सभी जितने भी भारत के 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनका विवरण कहाँ पे मिलता है, उनका विवरण मिलता है अनुसूची फर्स्ट में। और अनुसूची फोर्थ में क्या मिलता है, अनुसूची फोर्थ में ये है कि जितने भी राज्यों के लिए राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया, उन सबका जो सीटों का आवंटन होता है उसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, अनुसूची फोर्थ में। तो कभी कभी आप लोग से प्रीलिम्स में ये मैच कराने के लिए आ जाता है कि अनुसूची फोर किससे संबंधित है, अनुसूची वन किससे संबंधित है, अनुसूची फोर्थ किससे संबंधित है। ये कभी कभी पीसीएस में आप लोग से मैच कराने के लिए आ जाता है, तो इसे आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए, जो भी हम लोग लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। अनुसूची फर्स्ट हो गई, राज्यों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। अनुसूची फोर्थ में राज्यसभा की सीटों की जानकारी मिलती है कि राज्यसभा की सीटों की जानकारी कहाँ मिलती है, अनुसूची फोर्थ में। और अनुसूची फोर्थ का कंसेप्ट आप लोग समझिए कि क्या ये किस लिए संविधान में जोड़ी गई अनुसूचियां। आर्टिकल का ये कोई बताता नहीं है बेसिक, तो आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए कि आर्टिकल अनुसूचियां क्यों जोड़ी गई। आर्टिकल का विस्तार करने के लिए कोई अगर आर्टिकल बड़ा है तो उस आर्टिकल के विस्तार करने के लिए संविधान में अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। जैसे अगर पहला आर्टिकल देखेंगे तो इसमें सारे राज्यों का उल्लेख करना पड़ेगा, तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये आर्टिकल ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए इस आर्टिकल के विस्तार के लिए संविधान में अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग कंसेप्ट समझ के रखिए, क्या क्या होता है, अनुसूचियां क्या होगी, भाग क्या होगी और संविधान क्या होगा। इन सबको हम लोग ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि ये सब क्या होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और बेसिक जान लेते हैं। आज पूरा हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे संसदीय संस्थाएं क्या होती हैं। संसदीय संस्थाएं क्या होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं। ये बेसिक आज हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तो हम लोग को एडवांस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले पढ़ लेते हैं संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है। तो संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिन संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में मिलता है उन संस्थाओं को क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, हमारा सीएजी हो गया और यूपीएससी हो गए, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ईसी, एफसी, इलेक्शन कमीशन एफसी, यूपीएससी, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, जिन संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है उन संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और यूपीएससी और इसके अलावा आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक सीएजी भी हो गए, सीएजी लिखा हुआ है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं होंगी, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए। जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी संस्थाएं आपको संविधान में दिखाई देती हैं वो सब हमारी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। आप लोग से प्लीज नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोग को एक बार रिवाइज करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को यानी रटना तो नहीं है, बिल्कुल एक समझ के आप लोग को अप्रोच एक विकसित करनी है, वही आपके काम आएगी एग्जाम में भी। प्री में भी जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग वो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
और हम लोग के लेक्चर पढ़ने के बाद प्री तो आराम से आप लोग का निकले गई, मेंस को क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संवैधानिक संस्थाएं ये होगी। उसके बाद संसदीय, उसके बाद आप लोग एक विधिक संस्थाएं होती हैं, विधिक संस्थाएं, इनका एक और नाम होता है सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे संस्थाएं जिनका निर्माण संसदीय विधियों के द्वारा किया जाता है, उन संस्थाओं को विधिक संस्थाएं कहते हैं या सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे संसद जब कोई विधि बनाकर किसी संस्था का निर्माण करती है तो उन संस्थाओं को कौन सी संस्थाएं कहते हैं? सांविधिक संस्थाएं या विधिक संस्थाएं। तो आप लोग बिल्कुल, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब संसद विधि बनाकर किसी संस्था का निर्माण करती है तो उन संस्थाओं को कौन सी संस्थाएं कहते हैं? विधिक संस्थाएं। उन संस्थाओं को विधिक संस्थाएं कहते हैं। जब संसद विधि बनाकर किसी संस्था का निर्माण करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? विधिक संस्थाएं। आप लोगों ने नाम सुना होगा NHRC, नेशनल ह्यूमन, NHRC, एनजीटी का निर्माण 2010 में किया गया था, विधि बनाकर 2010 में। तो एनजीटी एक संसदीय संस्था है, एनएचआरसी भी एक संस्था है जिसका निर्माण संसदीय विधि द्वारा किया गया है। तो विधिक संस्थाओं को आप लोगों को मतलब मालूम होना चाहिए कि विधिक संस्थाएं कौन सी होती है? वे संस्थाएं जिनका निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है, उन संस्थाओं को विधिक संस्थाएं या सांविधिक संस्थाएं या संसदीय संस्थाएं कहते हैं। तो विधिक संस्थाएं आप लोग एग्जांपल एनएचआरसी हो गया, एनजीटी हो गया, 2010 में इसका निर्माण किया गया था। तो इसके बाद एक और संस्था है, उसे देख लेते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। एक और बचा है, उसे देख लेते हैं। तो आज हम लोग का पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग संविधान तथा संविधानवाद में अंतर पढ़ेंगे। एक होता है संविधानेतर संस्था, संविधानेतर संस्था, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम्पल भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। एक संविधानेतर संस्था होती है, इसका मतलब क्या होता है? जब किसी संस्था का निर्माण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है तो उन संस्थाओं को संविधानेतर संस्था कहते हैं। जैसे जब किसी संस्था का निर्माण, कार्यपालिका का मतलब क्या है? या मंत्रिपरिषद हो या मंत्रिपरिषद के द्वारा जब किसी संस्था का निर्माण किया जाता है तो उन संस्थाओं को संविधानेतर संस्था कहते हैं। देख लेते हैं इसे क्या। जब किसी संस्था का निर्माण कौन करे? मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद, ये दोनों एक ही चीज होती है। कार्यपालिका बोलिए या मंत्रिपरिषद बोलिए। हम लोग मंत्रिपरिषद व कार्यपालिका को पर्याय के रूप में प्रयोग करेंगे। डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम लोग कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद को पर्याय के रूप में प्रयोग करेंगे। मंत्रिपरिषद, इन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम लोग कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद या सरकार, ये सब हम लोग पर्याय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सब में डिफरेंस होता है, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अभी हम लोग कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद या सरकार, तीनों को पर्याय के रूप में देखेंगे। जब किसी संस्था का निर्माण इन कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद या सरकार के द्वारा किया जाता है तो उन संस्थाओं को क्या कहते हैं? उन संस्थाओं को संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। नीति आयोग, दूसरा योजना आयोग,
अब योजना आयोग अब नहीं है, तो इसके स्थान पे कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। तो ये हमारी संविधानेतर संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं को क्या कहते हैं? संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। इनका उल्लेख ना तो संविधान में मिलेगा, ना तो संसदीय विधियों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण सरकार के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इन संस्थाओं को संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। तो हाल में 2015 में नीति आयोग का निर्माण किया गया। नीति आयोग कौन सी संस्था हो गई? संविधानेतर संस्था। इनका उल्लेख कहाँ पे नहीं है? संविधान में नहीं है, और इसका निर्माण संसदीय विधियों के द्वारा भी नहीं किया गया। इसलिए नीति आयोग को संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जो कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है। इसकी नॉलेज आप लोग को होनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि संविधानेतर संस्था क्या होती है, विधिक संस्थाएं क्या होती है, संविधिक संस्थाएं क्या होती है, संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है। इन सब की जानकारी आप लोग को होना बहुत जरूरी है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए। तो आज हम लोग पूरा ये बेसिक, आज हम लोग ने थोड़ा सा बेसिक देखा है। इसके बाद कल हम लोग संविधान तथा संविधानवाद में अंतर देखेंगे। तो एक हम लोग की एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक सी डेवलप हो जाएगी। संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान तथा संविधानवाद में अंतर क्या होता है, इसको भी हम लोग कल स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए पूरा, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे तो उसको आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हम लोग का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि वो जिस जिसको पॉलिटिक्स समझने में दिक्कत होती है, तो यहाँ तो हम लोग के चैनल पे पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एक विचार, पॉलिटिक्स होता क्या है, उसकी पूरा एक कंसेप्चुअल लेवल पे पूरा हम लोग फोकस रखेंगे, जिससे जो भी पॉलिटी के स्टूडेंट हैं या जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनको कोई दिक्कत ना हो अपने एग्जाम में। तो हम लोग के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंच सके। तो गाइस, हम लोग बिल्कुल एक समझने में फोकस रखेंगे। हम लोग को रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना जब आपको समझने से काम चल सकता है तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।